सो हेलो एवरीवन, आप लोगों को वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं। चलो, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जीके सेक्शन का। तो आप इससे पहले हमने हिंदी और मैथ्स रीजनिंग का कर रखा है, आप उसकी वीडियो जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट पर। एंड ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट था उसका देखते हैं, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन पे करते हैं। अगर आपको ये टेस्ट देना हो तो आप भी ऑलिव बोर्ड पर जाकर दे सकते हैं। 1-2 दिन के लिए अभी लाइव है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जल्दी जाने की। एंड ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। रीजनिंग हो गया था। जीके को देखते हैं, ठीक है। जीके यार टफ आई थी, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखो, नाथुला जेलेपला सिक्किम, देखो नाथुला जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है। तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। एंड अगर बात करें लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में तिब्बत कॉरिडोर में, ये बिल्कुल ठीक है। शिपकीला दर्रा और जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगर बात करें शिपकीला दर्रा की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये गलत हो गया। एंड बाकी सब मैंने पूछा दिए थे। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और यांगदाब दर्रा की बात करें, यांगदाब दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। So option C is the right answer. And let's move to next question. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट, इज नॉट इन द 8th शेड्यूल। तो देखो 8th शेड्यूल की लैंग्वेज कौन सी है, आपको बताई होंगी। 8th शेड्यूल में आती है अपनी 22 भाषाएं, ठीक है। तो शुरुआत में 15 भाषाएं थी, फिर एक जोड़ी नेपाली 21वें संविधान से, फिर 71वें संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया, उससे हमने 3 जोड़ी थी। कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर इन दोनों का 21 और 71 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 92, 92। और 92 में से हमने कौन सी जोड़ी? 4 लैंग्वेज जोड़ी। कौन कौन सी? बोडो सम। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, बोडो सम। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 लैंग्वेज जोड़ी। अब टोटल कितनी लैंग्वेज है? 22, ओके। बट इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको नोट करनी, इंग्लिश नहीं है और भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल रॉन्ग है। मैंने आपको अच्छे से उसका समझा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ दे रहा है सब कुछ अच्छे से? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो देखो इनिशियल फेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। तो अगर हम बात करें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये तो थी, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एंड एश्योर्ड वाटर सप्लाई, ये भी थी। हाई यूजर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यस, ये भी हो गया था। पहले ये बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन चला कब था? तो ये लगभग 1960 से 70 के बीच में चला था, ठीक है। और इसका सेकंड, ये इसका फर्स्ट फेज है, 2 फेज में चला था। एंड इसका लार्ज एंड रैपिड इंक्रीज इन द एरिया अंडर पल्सेस, ऑप्शन सी में नहीं है, क्योंकि पल्सेस में नहीं, ये जो है स्पेशली व्हीट एंड राइस में हुआ था, ठीक है। पल्सेस में नहीं हुआ था। और इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई वैरायटी की सीड्स इस्तेमाल हुए, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ, बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल कम हो गया था पंजाब एंड तमिलनाडु वाले रीजन में। और शुरुआत का ये फेज 1 जहाँ था वो एफ्लुएंट स्टेट्स में चला था, जो स्टेट काफ़ी अमीर हैं उन राज्यों में चला था, क्योंकि उन लोगों की कैपेसिटी थी हाई फर्टिलाइजर महंगे बीज खरीदने की, इसलिए, ठीक है। सेकेंड फेज में ये फिर बाकी स्टेट में भी चला था, बट मेन चीज की है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो यार ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है, गर्म होती है काफी ज्यादा, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है। वाटर वेपर वो भी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका अपना अर्थ है, ठीक है। अर्थ में काफी सारी गैसेस आ रही हैं, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस।
ये आ जा रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हर जगह से, कार्बन फैक्ट्री से, व्हीकल से। बट ये जो है ओजोन लेयर की वजह से वापस बाहर नहीं जा पा रही है, वापस बाहर नहीं जा रही है, सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो गई है। इसकी वजह से ट्रैप हो गई, तो ये क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का गर्मी की वजह से, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, ग्लेशियर्स जो है अपने वो मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो उसका जाएगी समुद्र में, जाएगी, समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, कुछ शहर आइलैंड्स डूब जाएंगे, जैसे कि मालदीव डूबने को है, अंडमान निकोबार के भी कुछ आइलैंड डूबने को है, ठीक है। सो बस यही होता है ग्रीन हाउस गैस। तो उसमें नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है, 21%। और बाकी अदर गैसेस कितनी पाई जाती है, 0.9%, ठीक है भाई। नाइट्रस ऑक्साइड को हम बात करें तो ये इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है अगर कोई सूंघ लेता है तो वो खांसता रहता है काफी देर तक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ये प्लांट्स इसको ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, एंड ये जो है एटीपी में फॉर्म होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और मीथेन भी गैस है, इसको हम बायोगैस बोलते हैं, जिससे हम बायो बायो फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो बाकी ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट लेजिस्लेशन विधान परिषद इज करेक्ट। तो विधान परिषद की अगर बात करें तो देखो, देयर टेन्योर इज 5 ईयर विद है ना, कोटर्मिनेशन विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, इनका टेन्योर 5 साल का होता है, ये वाला ठीक है बिल्कुल। They can be dissolved along with the assembly during president's rule, yes, विधान परिषद they can dissolve, नो एक चीज गलत हो गई, देयर टेन्योर इज 5 years कोटर्मिनस विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद की तो नहीं, विधान परिषद का कार्यकाल भाई 5 साल का नहीं होता है, उसका कार्यकाल, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि विधान परिषद के जैसा नहीं, वो विधानसभा, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा, विधानसभा के जैसे नहीं होता है। पेन का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, तो ये पहला वाला गलत है, ठीक है। दे कैन नॉट डिसॉल्व, विधान परिषद को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये परमानेंट हाउस एक्शन होता है, ठीक है। और विधान परिषद का कार्यकाल 5 साल वर्ष नहीं होता, इसमें हर हर जो मेंबर को 2 साल बाद एक तिहाई मेंबर को छुट्टी दे दी जाती है। द गवर्नर नॉमिनेट हाफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल, नहीं भाई, गवर्नर हाफ को नहीं नॉमिनेट करता, बस एक भाई 9 को करता है, ठीक है। एंड 1/3 of members retire every second year, the council is a continuing chamber, yes, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक तिहाई मेंबर को हर 2 साल में छुट्टी मिलती है, ये कभी भंग नहीं हो सकती, मतलब डिसॉल्व नहीं कर सकते इसको, परमानेंट हाउस है, जैसे राज्यसभा होता है वैसे ही विधान परिषद होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, गवर्नर 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है, वो भी अलग अलग सेक्शन से, लाइक टीचिंग से, आर्ट से, तो है ना, एंड कल्चर से, और कुछ नोबल वो जो होते हैं पद्म पुरस्कार विजेता, उन लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012 में जजमेंट अबाउट रिपोर्टिंग इज करेक्ट, ये तो आसान क्वेश्चन। देखो पॉक्सो एक्ट जो होता है आपको पता ही होगा, 2012 में आया था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। तो इसमें बच्चों के लिए जो रूल्स लिखे हैं कि अगर किसी बच्चे के संग सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसके लिए काफ़ी सख्त स्ट्रिक्ट सजाएं लिखी हैं, पनिशमेंट्स। तो इसका ये एक एक्ट है जिसमें पहले बात करी, ओनली पेरेंट्स गार्डियंस आर लीगली बाउंड टू रिपोर्ट चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, ओनली टीचर्स एंड डॉक्टर्स हैव लीगल ड्यूटी, ओनली अ चाइल्ड और द चाइल्ड्स लॉयर कैन फाइल अ कंप्लेंट, एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफेंस ओनली सीज द राइट, यार सिर्फ, ठीक है। कोई भी किसी को भी अगर पता है कि किसी के साथ ऑफेंस हुआ तो वो कंप्लेंट कर सकता है, किसी कोई एक जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो टीचर हो या कोई गार्जियन हो, एनीबॉडी कैन कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन यूपी। तो देखो फतेहपुर सिकरी यूपी आगरा में है, आगरा फोर्ट भी आगरा में है, ताजमहल भी आगरा में है, बट रानी की बावड़ी ये जो है एमपी में है, ठीक है। वो सॉरी एमपी में, ये है गुजरात में, ये
ये आप लोगों को मुझे बताना कि कौन से रुपए के नोट पे इसकी फोटो है, ठीक है। अगर आपके पास रुपए हो तो जाकर देख लेना कौन से रुपए की नोट पर इसकी फोटो है। द कोरम कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कितनी होती है कोरम? 1/10 होता है, ठीक है, 1/10। आर्टिकल 100 का सब क्लॉज 3 बोलता है कोरम के बारे में, ठीक है। और जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन करता है? एडजर्न और सस्पेंड द सिटिंग इफ कोरम इज एब्सेंट। यानी कि कोरम होता है किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम लोग तो चाहिए होते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई गेम खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? वैसे तो 11 चाहिए होते हैं, बट अगर आपके आसपास मिनिमम 4 लड़के भी हैं तब खेल सकते हो आप अपने ग्राउंड में बैठ के, है ना। मिनिमम 4 तो होने चाहिए, 2 इस साइड 2 उस साइड, है ना। अगर 2 ही लड़के होंगे तो क्या फुटबॉल खेल सकते हो? नहीं खेल सकते हो, एक, है ना। तो वैसे ही इसमें 1/10 चाहिए होते हैं मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। और प्रीसाइडिंग ऑफिसर उसको एडजर्न करता है, सस्पेंड करता है, ठीक है। कोरम के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर अथॉरिटी से ब्रैकिश वाटर लगून ऑन इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिल्का लेक है ईस्टर्न कोस्ट में, कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है ब्रैकिश वाटर, ठीक है। वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक लेक कहाँ पे है भाई? मणिपुर में। पूर। और सांबर लेक कहाँ पर है? ये अपनी राजस्थान में, ठीक है। सांबर लेक खारे पानी की लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक है, लोकटक मीठे पानी की है, वुलर भी स्वीट वाटर की है, फ्रेश वाटर, ठीक है। डल डल लेक भी जम्मू कश्मीर में ही है, इस पे अभी फ्लोटिंग एसबीआई की ब्रांच लगी है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी इसी के ऊपर है, ठीक है। लोकटक लेक जो है फ्लोटिंग फूंदीज के लिए जानी जाती है, ठीक है। एंड सांबर को मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अंडर द बीएनएस 2023 यूज ऑफ हैंडकफ्स ड्यूरिंग अरेस्ट मे बी परमिटेड इन विच सिचुएशन? किस सिचुएशन में हाँ किसी कैदी के हाथ में जो है किसी भी हथकड़ी डाल सकते हैं? किस केस में डाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 कहता है फॉर एवरी अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केस। सी कहता है ओनली विद प्रायर रिटन परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन ईच केस, ओनली व्हेन द अक्यूज्ड इज ओनली व्हेन अक्यूज्ड इज ए फॉरेन नॉन नेशनल। तो नहीं, ऑप्शन फॉर सस्पेक्ट्स हु आर वायलेंट रिपीट ऑफेंसेस और अक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम्स विद रिस्क ऑफ एस्केप। तो उस केस में ही हम हथकड़ी डालेंगे। जैसे कि किसी बंदे को अगर पुलिस ले जा रही है और उसने कोई ऐसा सीरियस ऑफेंस किया है, लाइक किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, टेररिज्म, बम बम फोड़ के आया है कहीं पे, है ना। या फिर कोई ऐसा हो जिसने दोबारा मिस्टेक करी, वायलेंट रिपीटर वो हो, तो उन केस में और हमें रिस्क है कि वो भाग सकता है, तो हम उस केस में हथकड़ी डालेंगे। बाकी अगर कोई हथकड़ी डाल ऐसे नहीं डाल सकते। अगर आपने किसी की मोटरसाइकिल चोरी गई तो आपको हथकड़ी नहीं डाल के ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ये होता है। ये बीएनएस की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा है। और बीएनएस और जो है सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करके आया था 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री अंडर रेड कार्ड कैन बी कन्वर्टेड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक ऑन विच टाइप ऑफ बिल? ओ यार ये वाला कल चला गया तो मेरा क्वेश्चन यार। देखो ये तो मुझे पता था कि ये मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग होती नहीं, बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेटिव बिल ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बिल पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। ना ही इसमें हमें जो है राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है इस बिल को पेश करने के लिए। ऑर्डिनरी बिल पे होती है जॉइंट सिटिंग, ओके। तो यार ये क्वेश्चन मेरा गलत चला गया। आप लोग अगर आप लोगों का भी ये गलत है यानी अगर या फिर आपको इसका क्वेश्चन नहीं पता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ऐसे मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सॉरी। सो देखो ऐसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया।
क्या क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। एक मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है। ओके, सो ठीक हो गया सब कुछ। स्टार्ट करते हैं फिर से। तो भाई ये क्वेश्चन आपने देख लिया था, ऑर्डिनरी बिल पे ही जॉइंट शीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड इन पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑब्वियस बात है। पार्ट 3 में क्या है, डीपीएसपी। पार्ट 2 में क्या है, बताइए भाई। सिटीजनशिप की बात है। पार्ट 1 में टेरिटरीज हैं। पार्ट 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत। पार्ट 10 में क्या है, एसटी एरियाज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो यूजुअली ये 10 थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे ये ऐड करी गई थी 40 में, है ना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। एंड आफ्टर दैट वी डू 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड ऐड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी विच इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन, है ना। एंड इसको हमने आर्टिकल कौन से में जोड़ी थी, फंडामेंटल ड्यूटी से पहले आप आर्टिकल बताओ भाई, कौन से आर्टिकल में है ये लोग। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक मिनट 51 के ए में है, ठीक है। एंड 36 से 51 तक तो देखो डीपीएसपी है। 51 के बाद 51A आता है, इसमें हमने ये फंडामेंटल राइट्स हैं 10। और ये जो है नॉन जस्टिसेबल होती है, नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल। यानी अगर इनका कभी वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो अपनी उसके लिए। एंड बट फंडामेंटल राइट के केस में जा सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटी के केस में नहीं जा सकते। ये दोनों बिल्कुल अलग ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल्स 1995, ठीक है, has amended investigation in an atrocity case should as far as possible be completed within 60 days of from the registration of FIR। FIR के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देना चाहिए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आपने पढ़ा, एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ा होगा अगर आपने, तो आप उसको कर ले जाओगे। मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा था, इसलिए यार मेरा गल चला गया। सिर्फ 26% जनता कर पाई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और बाद में कभी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन पे था अपना, 14 पे थे, ठीक है। तो अंडर PWDB ये एक्सप्रेशन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज प्राइमरी रिफर्स टू कौन सी रिलेशनशिप को बता रहा था ये। तो ये मेरे हिसाब से purely affinal only judicially separated consanguineous live-in relationship, ये बता रहा होगा मेरे हिसाब से। प्योरली कंसैंगुइनस बता रहा होगा, आई थिंक ऑप्शन 1, खून वाली जो रिलेशनशिप होती है उसको बता रहा था क्या। नहीं, मैरिज की बात चल रही है, मैरिज में जुडिशियली सेपरेटेड होगा। कंसैंगुइनस नहीं, लिव इन रिलेशनशिप। अरे भाई साहब यार मुझे नहीं पता था इसलिए कल चला गया। हाँ, तो देखते हैं इसकी क्या बात चल रही है इसमें लिव इन रिलेशनशिप की। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अच्छा ओके, PWDB का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। द एक्सप्रेशन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज प्राइमरी रिफर्स टू लिव इन रिलेशनशिप। Under the PWD explicitly provides protection of women in relationship that are not formal marriages but are similar in nature. Okay, the Supreme Court has interpreted this to mean a relationship involving cohabitation that is akin to marriage, where the parties have been living together and present themselves to society as a husband and wife, thus recognize living relationship for the purpose of this act. The provision protects the women traditional ties. Okay, तो इसमें जो है लिव इन रिलेशनशिप की बात बताई गई, जिसमें जो है दो लोग सोसाइटी में रहते हैं एज ए हेड similar to a husband and wife, but they are not married, but they do what the married couple do, and any
harassment in this case, if they both fight anytime, then this case can be applicable, PWDV can be applicable to both parties, especially for male. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. Which of the following statement about the public account committee is not correct? So as we know, there are three committees: estimate committee, public committees, and public accounts committee. ठीक है. तो इसमें कितनी अगर बात करें तो देखो 22 मेंबर होते हैं, जैसे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से. बिल्कुल सही है दूसरा वाला. एंड पहला वाला भी ठीक है. ये जो है क्या की रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, उसमें जितने भी उसमें खर्चे वगैरह लिखे होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं. क्या कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं. आर्टिकल 148 में इनकी मेंशन किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये. ठीक है. इसका टर्म इन तीनों टर्म कमिटीज का टर्म बेसिकली 1 ईयर होता है. और उसमें वो मेंबर्स होते हैं जो कि मिनिस्टर पद, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट को नहीं मिल पाता उन्हें, तो वो उन्हें इसका मेंबर बना दिया जाता है. इसमें अपोजिशन के पार्टीज के भी होते हैं थोड़े बहुत, और जो रूलिंग पार्टी है उसके भी मेंबर्स होते हैं. ठीक है. अगर मैं रियल लाइफ में बताऊँ तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, और ये जो है वो लोग हैं जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं पोस्ट नहीं मिल पाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which is the largest producer of wheat in India? ओ यार, ये तो यार गलत चला गया फालतू में. यार अपना यूपी है फर्स्ट पे व्हीट के मामले में, गन्ने के मामले में फर्स्ट पे है, आलू के मामले में फर्स्ट पे है, चीनी के मामले में फर्स्ट पे है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. पहले बाकी ऑप्शन देखते हैं. एमपी बताइए किस चीज़ के मामले में फर्स्ट पे, डायमंड के मामले में, सोयाबीन के बारे में मामले में, टाइगर के मामले में, नेशनल पार्क के मामले में, टाइगर रिजर्व के बारे में. ठीक है. और हरियाणा दूध दही के मामले में फेमस है. ठीक है. बहुत ज़्यादा वेजिटेरियंस हरियाणा पाए जाते हैं. एंड पंजाब में भी बहुत ज़्यादा वेजिटेरियंस पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. What which is statement about the removal of members of election commission of India is correct? तो देखो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को निकालने की प्रक्रिया कैसी है. तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे जो हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए करना पड़ता है वही करना पड़ेगा. बट जो बाकी जो हैं कमिश्नर सन्स के मेंबर छोटे मोटे, उनको हटाने के लिए हमें CEC की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी. यानी कि पहले हमने CEC की रिकमेंडेशन से छोटे मोटे को हटा दिया, और फिर बाद में हमने प्रेसिडेंट जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज को हटा दें, उसी की प्रोसेस से CEC को भी हटा दिया. तो ये प्रोसेस होती है बिल्कुल. ठीक है. आप इसको पढ़ सकते हो, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो. अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 which schedule incorporate sites appendices to regulate international trade in wild specimens. तो यार मुझे नहीं पता था ये. 34 मिनट जनता को नहीं पता है. देखते हैं क्या रहना चाहिए इसका. शेड्यूल 3 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए. 4 है देखो. इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. मैंने भी ले लिया, आप लोग भी ले लीजिए. एंड अगर बात करें तो साइट्स अपेंडिसेस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 शेड्यूल 2-4 incorporates the appendices of the convention on international trade in endangered species. ठीक है. ऑफ वाइल्ड लाइफ fauna and flora to regulate the international trade in wild specimens. शेड्यूल 1-3 की बात करें तो ये इसमें एनिमल और प्लांट की बात करी गई. इन्हें प्रोटेक्शन दी गई है किसी भी तरह की हंटिंग और पोचिंग से. कुछ रूल्स लिखे गए हैं. कुछ जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं अपनी रेड बुक में उनके नाम लिखे गए हैं कि इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को मारना बिल्कुल बैन है, और रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को काटना बिल्कुल बैन है. ऐसा कुछ रूल्स लिखे गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई. कालाधान मल्टीप्रोजेक्टिव प्रोजेक्ट, यार ये मुझे पढ़ा था. ये जो है म्यांमार में है, सितवे में. बट ये याद नहीं आ रहा था कि इंडिया के कौन सी स्टेट से कनेक्ट है. तो मुझे कन्फ्यूजन था अरुणाचल और मिजोरम में. बट मैंने गैस किया मिजोरम वाला, तो मिजोरम वाला ठीक चला गया. अब अगर बात करें तो ये एक पोर्ट है जो कनेक्ट कर रहा है इंडिया को. एंड इससे हमारी
ट्रांसपोर्ट में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, what is the time limit for making complaint to the internal committee and by how can it can be extended? तो कितनी टाइम लिमिट है भाई? 90 दिन की एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है और इसको हम 90 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं। बात करें तो अंडर ए कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। In case of series of incidents, the 3 months are encountered from the date of last incident. ठीक है, अगर कोई केस होता है तो उसको 90 दिन के 3 महीने के अंदर आपको उसकी कंप्लीट करना जरूरी है, और अगर उसके बाद आपको 3 महीने की और छूट दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड ऑर्डिनरली डिसाइड ऑन प्रायर सेक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन विद इन कितने मंथ्स? 3 मंथ। देखो यार ये मुझे सही लग रहा था बट थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 इसमें ये कहता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है ना, रिश्वत लेते हुए, तो उसमें क्या करना चाहिए? विद इन 3 महीने के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, इस डू नोट आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which fundamental rights remain enforceable and cannot be suspended even during a national emergency, war or external aggression as per the 44 Constitutional Amendment? तो कौन सा? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आर्टिकल 20 और 21 को हम कभी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। 21 वाला होता है राइट टू लाइफ एंड 20 वाला होता है राइट टू प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसके 20 के अंदर भी 3 सब क्लॉज होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल में बताई गई है। और तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 352, 356 एंड पेन ले लेता हूँ यार, पेन आ गया। 356 एंड 360, तो इन तीनों में इमरजेंसी। 352 में है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 356 में है अपनी कौन सी इंटरनल रिवोल्ट या इंटरनल एग्रेशन। ठीक है, और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक कभी नहीं लगी है। और इंटरनल वाली सबसे ज़्यादा कहाँ लगी? मणिपुर में लगी है, 10 बार से भी ज़्यादा। और ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी थी, इंडो चाइना वॉर के टाइम 1962, 1965 और 1971। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which it is regarded as the most effective safeguard of personal liberty against unlawful detention? तो वो कौन सी? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कहती है कि यू मे हैव द बॉडी। ये 5 तरह की रेट्स होती हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, जो कि हमें बचाती हैं, कि किसी नॉर्मल बंदे को बचाती हैं किसी भी क्राइम में फालतू में गलत तरीके से फंसने से। तो देखो हेबियस कॉर्पस का देखते हैं क्या करती है। आप इसको पढ़ सकते हो। सो देखो ये कहती है हेबियस कॉर्पस कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो गलत केस में पकड़ लिया पुलिस ने, तो कोर्ट कहेगा कि ये इस बंदे को छोड़ दो और किसी दूसरे बंदे को पकड़ो जाके, और उस बंदे को छोड़ सकते हैं। ठीक है, और मैंडेमस क्या कहती है? वी कमांड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि वो अपनी ड्यूटी करे बैठ के। वी कमांड। अगर कोई मान लो अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि हम कमांड कर रहे हैं, काम करो वरना तुम पे कार्रवाई होगी, तब उस पर कार्रवाई हो जाती है।
स्टैट्यूटरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें हाई कोर्ट हाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को से कहता है कि भाई तुमसे काम नहीं चल तो हम ही दे केस, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन में कहता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है कि तुम ये कोर्ट तुम्हारे ये केस जो है तुम कैंसिल कर दो, स्टॉप कर दो प्रोसीडिंग, और ये तो आपके जुरिडिक्शन से बाहर है, ये कोर्ट हमें भी दो ये केस। ये दोनों एक ही जैसे हैं। स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बस वो मना करता है और स्टैट्यूटरी वो ऑर्डर को क्वेश्चन करने की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर की बात करनी है, मैंने बिल्कुल डिजिटल सिग्नेचर वाले लॉ में पढ़ा रखा है, वो है आईटी एक्ट 2000 में, वीडियो जाकर देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में। एंड इसमें बात करी गई है 2 तरह की पब्लिक कीज होती हैं। प्राइवेट की से हम की बनाते हैं और पब्लिक की से हम उस की को वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन को सेलेक्ट करने की जो कमेटी होती है उसमें कितने लोग होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं लोकसभा के, और एक कैबिनेट मंत्री होता है। जैसे कि अगर हम रियल लाइन में तो पीएम नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लोकसभा के लीडर कौन है? राहुल गांधी। एंड अपोजिशन का कोई सा भी कैबिनेट मिनिस्टर ले लो, अच्छा अमित शाह ले लिया, ठीक है। तो इन तीनों आपस में डिसाइड करेंगे किसको बनाया जाए सीईसी, और फिर ये लोग बना लेते हैं। ये जो है 2/3 की वोट से जीत जाते हैं। कोई 2 लोग अगर एक चीज बोले तो वो मानी जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर जीएसटी काउंसिल, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ वेट ऑफ, कितना होता है जीएसटी काउंसिल में? सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 वेट होता है। बाकी जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए के अंदर आती है। एंड स्टेट का होता है 2/3 का, बाकी सेंटर का 1/3 का होता है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होती है जीएसटी काउंसिल की? फाइनेंस मिनिस्टर होती है निर्मला सीतारमण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। Who compiles the releases the index of industrial production IIP in India? तो NSO, अच्छा NSO ही करता है IIP को प्रोड्यूस। तो यहाँ टोटल 3 चीजें होती हैं, CPI, WPI और IIP, ठीक है। तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, और IIP होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो CPI और WPI तो महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, जो भी NSO के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये IIP भी NSO के द्वारा बनाया जाता है, जो कि ये भी एक तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होता है। बट ये जो यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री के जो आता है ना प्रोडक्ट, उसको नापता है। CPI खाने की चीजों को महंगाई नापता है, WPI होलसेल में जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको नापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखो, ओ यार ये गलत चला गया। इंटर स्टेट काउंसिल, एक अंतर्राज्यीय परिषद, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 के तहत, ओके। NHRC एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नीति आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और जनरल काउंसिल भी एक तरीके, ओके यार ये क्वेश्चन तो अच्छा था, गलत चला गया भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग भी, अच्छा क्वेश्चन काफी। म्यूनिसिपैलिटी की क्या चलिए म्यूनिसिपैलिटी कर ले, 5 वर्ष का होता है, बहुत ही आसान सवाल है, पर 9A में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या क्या फीचर्स हैं? कलेक्टर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, यस कलेक्टर रिस्पांसिबिलिटी होती है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय पीएम, यस ये भी होती है। ए नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यस ये भी होता है। फाइनेस्ट एग्जीक्यूटिव टेन्योर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस, नहीं भाई इसमें ये गड़बड़ी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस ये नहीं होता है, लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस पे डिपेंड होता है। इसका मतलब ये होता है जब तक उसके खिलाफ हम लेजिस्लेटिव सब जितने मतलब लोकसभा के लोगों का भरोसा है तब तक तो हटाएगा, जब उन लोगों का भरोसा हट गया, कॉन्फिडेंस हट गया, तब उस पर क्या लगाएंगे,
मोशन आएंगे, कौन सा, नॉन असहयोग आंदोलन, कौन सा होता है, महाभियोग चलाएंगे, इम्पीचमेंट, है ना, इम्पीचमेंट लगाएंगे और कहेंगे अब हमें इस पर भरोसा नहीं है, इस पार्टी को हटाया जाए, और वो पार्टी हट जाएगी, ठीक है, सारे लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये होता है, बट इसमें इंडिपेंडेंट बोला है तो ये गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन सी रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द फेयर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 which concerned requirement is currently stated। तो कितनी चाहिए होती है, तो यार ये मुझे लगता है 51% कंसेंट चाहिए होती होगी और फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट और 60% फॉर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है बार बार, अभी मैं इसको जो है सेटिंग करूँगा इसको क्या, तो अरे ये अलग चला गया, मुझे तो यही लग रहा था। तो क्या होना चाहिए, 70% होना चाहिए, ये भी गलत चला गया, तो 60 और 80% होना चाहिए, ठीक है भाई। ओ भाई 70% कंसेंट फॉर पीपीपी एंड 80% फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो यार ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन था भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका हमने, आप लोग भी ले लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन इशू करता है, लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सीए, जो सीए होता है ना वो जारी करता है डीएससी को। एंड कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक्ट एज रेगुलेटरी बॉडी लाइसेंस, और जो सीए को कौन वेरीफाई करता है, तो सीए के ऊपर होता है, ये सीए को चेक करता है, ठीक है। और ये दोनों जिसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो कहता है एनआईसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एनआईसी का। जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है सब एनआईसी बनाती है, जितनी भी आपने देखी होंगी, है ना। तो डीएससी को किसने बनाया, सीए ने, और सीए को किसने कौन चेक करता है, सीसीए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कम्युनिटी रिजर्व कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन कम्युनिटी और प्राइवेट लैंड विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यार ये तो काफी आसान क्वेश्चन था बट मैंने इसलिए मिस्टेक कर दी, इसमें आप आराम से ऐसे कर सकते थे, देखो पूरे क्वेश्चन में कम्युनिटी की बात चल रही है, कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, तो इसका आंसर भी कम्युनिटी से ही रिलेटेड होने वाला था, कम्युनिटी रिजर्व ही इसका सही रहता आंसर। ये ऐसे वो जंगल होते हैं जो कि प्राइवेट जगह पे सरकार डिक्लेयर कर देती है, ठीक है, एक प्राइवेट जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डैश कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन, ये तो हो गया ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने 8 राज्यों से होकर जाती है, ये वो 8 राज्य हैं, आप देख सकते हो आप, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजी लॉकर लीगल वैलिडिटी क्या है, डिजी लॉकर के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एकदम वेरीफाई, मतलब एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट होंगे, लीगल होंगे, ठीक है। जैसे कि ये लॉ कहता है अपना कि डिजी लॉकर से वाले डॉक्यूमेंट्स को अगर आप कहीं देते हो ना तो वो वेरीफाई बन जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है 10th की, ठीक है, और या फिर आधार कार्ड नहीं है ओरिजिनल, बट अगर आप डिजी लॉकर से प्रिंट करा के दे देते हो किसी ऑफिस में तो वो माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा फॉलोइंग इज मैंडेटरी प्रोविजन अंडर पार्ट 9 पंचायत, पंचायत के अंदर मैंडेटरी प्रोविजन कौन सा है, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डायरेक्ट इलेक्शन। ओके अच्छा, यार ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम लगे मुझे सोचने में, सो इसीलिए मैंने बोला था जीके इसमें टफ है, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा मूल विधि के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। एंड अगर बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय के फॉलोइंग मैनेजमेंट एक्सप्रेसली इंट्रोड्यूस इन द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो BNS 2023 में कौन सी चीज सिविल डेथ को कम्युनिटी सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, फ्रॉगिंग, कम्युनिटी सर्विस मेंशन है। कम्युनिटी सर्विस एज ए न्यू फॉर्म मैनेजमेंट फॉर अच्छा। तो देखो अभी BNS जो आई है CRP IPC को हटा के, तो उसमें एक नई चीज़ हमने ऐड करी है, कौन सी? कम्युनिटी सर्विस। इसमें क्या है, अगर आपको कोई छोटी मोटी क्राइम करे तो उसमें आपको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा के तौर पे आपसे कम्युनिटी सर्विस करवा ली जाएगी। जैसे कि आपने मान लो किसी बंदे ने किसी की साइकिल चोरी करी, ठीक है, सॉरी साइकिल चोरी करी, तो अब बाद में वो पकड़ा गया, तो अब उसके लिए हम जो है जेल में नहीं डाल सकते साइकिल चोरी करने की वजह से, तो उससे हम पब्लिक सर्विस करवाएंगे। जैसे कि उसे कह देंगे कि इस एरिया के जितना भी कूड़ा है उसको साफ कर, किसी भी तहसील का या फिर किसी भी गली का। ऐसा जैसे कि आपने मुंबई का वो केस सुना था, जिसमें एक अमीर व्यक्ति के लड़के ने किसी 2 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया था महाराष्ट्र में, एंड फिर उससे जो है एक ऐसे लिखवाया गया था, निबंध लिखवाया गया था पुलिस के द्वारा। वो भी एक कम्युनिटी सर्विस ही थी, बट वो बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में देखो, इंडस वाटर ट्रीटी 1860 में हुई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर कर बना था, दोनों देशों के बीच समझौता करवाया था। इसमें जो है 3 रिवर बड़ी थी, IJC और RBS, ठीक है। तो RBS जो नदियाँ थी ये किसी मिली? इंडिया को मिली। RBS इंडिया को मिली। और IJC पाकिस्तान को मिली। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। और अभी अब पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया था, अभी ये फिर से चालू हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना, इसके बाद ही क्लास खत्म। सो इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ट्रैक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय CPI कंबाइंड। CPI जो CPI, ये मैंने कैसे किया, ये मुझे नहीं पता था क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर नहीं आता था बिल्कुल भी, बट मैंने ऐसे किया। CPI के बाद WPI कैसे आएगा, ये दोनों तो बिल्कुल अलग चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए था ऑप्शन 1। CPI और GDP डिफलेटर बिल्कुल अलग चीज़ है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये भी नहीं आएंगे, तो कंबाइंड नहीं लगा दिया। फिर मैंने कंबाइंड CPI कंबाइंड हो, जो काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइंड करके बनाई जाती है, तो इसीलिए ये मैंने लगा दिया। बट ये ठीक है, तो ये अपनी GK का सेक्शन का पूरा एनालिसिस अच्छे से हो गया। एंड आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए इसको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर आपको और वीडियो देखनी हो तो कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो, सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बात करें अगर कि ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए।